उद्योगपतियों की ये सरकार है। आपने देखा भी होगा कई व्यापारियों ने टांग भी रखा है कमल का फूल हमारी सबसे बड़ी भूल। यहाँ पे सड़क आप देखोगे, किसी भी गांव में जाके देहात में जाके देखोगे, यहाँ की सड़क काफ़ी ख़राब है। भाई के आदमी के हार्ट अटैक का अगर पेन उठा तो यहाँ से कम 50 किलोमीटर फर्स्ट एड मिलता है उसे। दिवाई में अगर रोजगार की बात करें तो दिल्ली से कुल 130 किलोमीटर दूर है और रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। किसान का ट्रैक्टर चलता है, डीजल से चलता है, 100 रुपए लीटर है। कैसे खेत की सिंचाई और बुवाई कैसे करेगा? आपके अनुसार ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं इस विधानसभा में? बिल्कुल बढ़ रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। 4 साल में उन्होंने क्या दिया आपको ये बताओ। पिछले 4 सालों में सबसे बड़ी जो दी है वो है सुरक्षा। और ये जैसा बात कर रहे हैं कि योगी सरकार में क्राइम नहीं है, क्राइम कब कम हुआ? डिवाई की मिसालें कई ऐसी हैं जहाँ पे खूब क्राइम हुआ। हिंदू मुस्लिम केवल एक मुद्दा है जो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट के पास है। बाकी ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, ये विकास पे बात नहीं कर सकते। लेकिन इस बार कांग्रेस अपने दम पर और प्रियंका जी के दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। मुस्लिम वोटर समाजवादी के साथ जाएगा क्योंकि समाजवादी ने काम किए हैं। 2022 में भी दोबारा से योगी सरकार उसी मजबूती से आने वाली है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ बेरोजगार युवा हैं। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शेखर तिवारी। द वायर की टीम निकल चुकी है इस उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज करने। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले हमने लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कवरेज की थी। वहाँ पे हमने किसान सम्मेलन को कवर किया। वहाँ पर हमने कई तरह के सामाजिक लोगों से, पत्रकारों से, राजनीतिक पक्ष अपना रखने वाले उन लोगों से हमने बात की। वो था पूर्वी उत्तर प्रदेश। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल उल्टा, पूरब से पश्चिम की तरफ द वायर की टीम आई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये जो इलाका है ये कहलाता है डिवाई, यानी कि डिवाई विधानसभा। तो आज मैं डिवाई विधानसभा पे हूँ और यहाँ पर मेरे साथ समाज के कुछ लोग हैं, कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ युवा हैं और कुछ बुजुर्ग हैं। यहाँ पर सब लोग हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव किस ओर जा रहा है। कोई कह रहा है कि अखिलेश यादव दोबारा से सीएम बनेंगे, कोई कह रहा है कि योगी जी ही रिपीट मारने वाले हैं। तो आइए फिर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश का रुख। ठाकुर प्रेमपाल सिंह, समाजवादी पार्टी नगरोपाध्यक्ष हूँ। आप ये बताइए, इस वक्त 2 हमें मुद्दे बताइए जो आप, अखिलेश यादव या आपकी पार्टी, उन 2 मुद्दों पर लड़ रही है सिर्फ विधानसभा में। विधानसभा में जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको बनाने का काम करेंगे। गंगा मैया बजाते हैं, किधर से भी चले जाओ सारी सड़कें टूटी हुई हैं, उनको काम करेंगे। अच्छे स्कूल खोलेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, यही हमारा काम है। ये बताइए, अखिलेश यादव जो इस वक्त जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हमने देखा है कि वो मंदिरों में जा रहे हैं, वो लोग वो टीका लगा रहे हैं, वो माथा टेक रहे हैं। ये क्या मतलब क्या मैसेज आ रहा है, मतलब क्या चाह रही है समाजवादी पार्टी? देखो, ये तो बीजेपी के लोग ये समझते हैं कि मंदिर हमारे हैं, हम ही हिंदू हैं। हिंदू का अधिकार है, मंदिर में नहीं जा सकते हैं। क्या हिंदू नहीं है अखिलेश यादव जी? ये मंदिरों में पूजा करके क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, हम कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं। हम सब समाज को लेकर चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, कोई समाज। लेकिन दिख नहीं रहा है सब। नहीं, सब दिख रहा है। हम सब को लेकर साथ चलते हैं और बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हम सब समाज को लेकर चलते हैं। राव मुजाहिद अली, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी डिवाई जी। तो मुजाहिद जी ये बताइए कि अभी उत्तर प्रदेश में एंट्री हो रही है ओवैसी की, इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मुझे ये बताइए। नहीं, ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं। उन्होंने अपना हाल बंगाल के चुनाव में देखा है, जनता ने उन्हें नकार दिया। वो सब जानते हैं, सभी लोग समझदार रहते हैं कि ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में आने का क्या मकसद है, वो यहाँ क्यों आए हैं, उनसे क्यों आए हैं, उनसे कोई फ़र्क पड़, यही तो जानना है, मतलब आए क्यों? नहीं, वो भाजपा की बी टीम का काम कर रहे हैं ओवैसी जी, ये सब जानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है? नहीं, मुस्लिम वोटर समाजवादी के साथ जाएगा क्योंकि समाजवादी ने काम किए हैं। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस ने आज से 35 साल पहले कांग्रेस रही, जब कांग्रेस ने काम किए थे।
लेकिन 35 साल अभी कांग्रेस दूर हो गई है जब से समाजवादी पार्टी ने हर वर्ग, हर समाज, हर मज़हब, हर धर्म का काम किया है। कोई भी मज़हब, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया। गरीबों के हक में काम किया है, मजदूरों के, किसानों के, अल्पसंख्यकों के, सभी वर्ग के हितों में समाजवादी। ये बताइए, पिछले चुनाव में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के साथ एक अलायंस बनाया था, ठीक है। इस बार आरएलडी के साथ आए हैं वो, तो ये आरएलडी के साथ आने का कोई खास वजह है इसके पीछे? नहीं, युवाओं का साथ है समाजवादी पार्टी के साथ। जयंत चौधरी भी युवा हैं, अखिलेश यादव जी भी युवा हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो सोच हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की रही है, और वही उसी मकसद से लेकर के अब जयंत चौधरी को साथ लेकर के उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश बनाने का काम हमारे अखिलेश यादव जी 2022 में करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार युवाओं को रोजगार देगी? देखो, रोजगार तो युवाओं का ही विषय है, बुजुर्गों को रोजगार तो कोई देगा नहीं। अब रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। आज हम जो डिबेट कर रहे हैं, आज एक एग्ज़ाम था, पेपर आउट हुआ और वो लोग बहुत हताश होकर घर लौटे हैं। तो एक तो बरसों बाद मतलब एग्ज़ाम होते हैं तो वो इस तरह से पेपर आउट हो गया, हताश तो है रोजगार। दूसरा, हमारे पास क्या है कि चूँकि आप जो डिवाई की बात कर रहे हैं, तो हम डिवाई के मुद्दों पर ज़्यादा बात करना चाहेंगे। डिवाई का ही मुद्दा है, रोजगार डिवाई का मुद्दा है। डिवाई में अगर रोजगार की बात करें तो दिल्ली से कुल 130 किलोमीटर दूर है, और रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। कुछ का मतलब कोई इंडस्ट्री नहीं है। जब सरकार से ज़मीन ले ली गई, इंडस्ट्री डेवलप करना अब इंडस्ट्रियलिस्ट का काम है। अगर नहीं कर रहा तो उस पर सरकार दबाव बनाएगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो क्यों नहीं हुई? लोकल लीडर्स की कमी है। लोकल लीडर्स जिन्हें हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, वो जनप्रतिनिधि नहीं है। अब है हमारे बीच में केवल पार्टी प्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि हमारी समस्या, जनता की समस्या सदन में रखना, जनता की समस्या सदन में रखे। और अनीता राजपूत उसी के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, अनीता राजपूत सही या सांसद जी सही, जनता की समस्या सदन में रखना जनप्रतिनिधि का काम है। लेकिन होता क्या है, सब पार्टियों के नेता पार्टियों की योजनाएं, पार्टियों के जो उपलब्धियां, उन्हें जनता को गिनाने आते हैं, लेकिन जनता की समस्या को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नहीं गिनाते। स्थिति ये है, आज पूरे डिवाई क्षेत्र में एक MBBS बच्चों का डॉक्टर नहीं है। बुखार के में भी हमें अलीगढ़ जाना पड़ता है, अलीगढ़ और बुलंदशहर। 4 साल में उन्होंने क्या दिया आपको, ये बताओ। पिछले 4 सालों में सबसे बड़ी जो दी है वो है सुरक्षा। किससे? आम आदमी की सुरक्षा। आम आदमी की सुरक्षा उन लोगों से जो लोग सत्ता में रह कर के सत्ता का दुरुपयोग करते रहे और बाहुबली बन कर के आम जनता को जिन्होंने पीड़ित किया, उन लोगों से सुरक्षा प्रदान की है योगी सरकार ने। और निश्चित ही आने वाले समय में भी 2024 में भी जो है, 2024 छोड़िए, अभी तो 2022 का चुनाव बाकी है विधानसभा का, 2022 में भी दोबारा से योगी सरकार उसी मजबूती से आने वाली है। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई। आज बाहुबलियों का क्या कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ का काम कैसा था, आप बताइए। मोदी जी बोल चुके हैं एक मंच से कि योगी जी जो ना काम किया है वो सबसे बेहतर काम किया है, आप बताइए। वास्तव में कोरोना काल में योगी जी का काम बहुत ही ज़्यादा सराहनीय। उदाहरण दीजिए। उदाहरण ये है कि पहले जो राशन में घपले किए जाते थे, राशन नहीं, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, कोरोना में जैसे मान लीजिए राशन पहुंचाया योगी जी ने, उस राशन की सहायता जो पहली भी सरकारों में आती थी, अब के कोरोना काल में भी आई, नियमित लोगों को राशन दिया गया और आगे भी दिया जा रहा है, योगी जी ने बोला है। और भी मेडिकल सुविधाएं जो दी गई हैं वो भी कम नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। निःशुल्क सबके सरकार वैक्सीनेशन करा रही है सभी का। ये आप अपना नाम बताइए जरा। जब्बार सैफी, बसपा नगर अध्यक्ष डिवाई। जब्बार साहब, ये बताइए कि मायावती जी आमतौर पे काफ़ी पिछले हम देख रहे हैं 2-3 साल से बिल्कुल एकदम गायब हैं। पिछले 3 महीने 4 महीने से हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो गई हैं राजनीति में, क्योंकि अभी चुनाव नज़दीक हैं। और आते ही उन्होंने सबसे पहले काम किया है ब्राह्मण सम्मेलन। इसका मतलब क्या है? नहीं, हमें तो ब्राह्मणों का साथ पहले से भी था, लेकिन ये कि सम्मेलन करके हमने उन्हें और जोड़ा, उनको सम्मान दिया। दलितों का सम्मेलन? नहीं, दलित तो हमारे साथ शुरू से ही है। उनका सम्मेलन भी तो होना चाहिए। नहीं, सम्मेलन उनके वो, ये तो वर्ग ऐसा है जो 18.5% है, वो हमेशा ही मायावती के साथ रहा है, तो उनके वो तो हमसे जुड़े हुए ही हैं। लेकिन हमें उन लोगों को जोड़ना है जो हमसे थोड़ा दूर जा रहे हैं, उनको हम अपने साथ लेके आ रहे हैं। आपको लगता है ब्राह्मण सम्मेलन जो आपने किया है उससे
जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण वोट है या वोटर है, वो आपकी तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा। ब्राह्मण समाज को जब बहन जी की सरकार थी पूरा सम्मान दिया गया, मंत्री पद भी दिए गए उन्हें, और जहां उन्होंने विकास कार्य मांगा वहां कार्य दिया उन्हें। ऐसा नहीं है। और ये जैसा बात कर रहे हैं कि योगी सरकार में क्राइम नहीं है, क्राइम कब कम हुआ बताइए आप? डिवाई की मिसालें कई ऐसी हैं जहाँ पे खूब क्राइम हुआ। और आज सवाल महंगाई का, तो आज गरीब की कमर तोड़ कर रख दी सरकार ने। 200 रुपये किलो सरसों का तेल, 80 रुपये किलो टमाटर, दालों के रेट देख लीजिए आप। हमारी पार्टी में परिवारवाद तो है ही नहीं। तो हमारी सरकार जब थी तो कह रहे हैं परिवारवाद नहीं है इनकी पार्टी में। परिवार उनके है कहाँ? परिवार है ही नहीं। परिवार है कहाँ जो परिवार पार्टी होगी? भतीजे को राष्ट्रीय सचिव बना दिया, वही परिवारवाद होता है। वही परिवार में। हाँ, नहीं सुनिए, अगर बहन जी का भतीजा आया तो वो किसी भी टिकट पे आज तक MLA, MP, MLC कोई भी पद पे अगर लड़ा हो तो आप बताइए। ऊपर है। केवल एक उनको ग्राउंड में लाने का प्रयास है, बस। पद नहीं मिलेगा, पद कोई नहीं। उनका जो भैया आनंद, उनको राजनीति में न लाएंगे आज तक वो। ये अभी परिवारवाद की बात हो रही है इतनी देर से। आप समाजवादी पार्टी से आते हैं और इस डिवाई की तरफ से आप एक चेहरा हैं, ये परिवारवाद पे क्या बोलेंगे आप? परिवारवाद हर पार्टी में है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें परिवारवाद ना हो। क्या ये खत्म होना चाहिए? नहीं, ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। जैसे बीजेपी का मैं बता रहा हूँ, हमारे क्षेत्र जो है ये कल्याण सिंह से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, माननीय कल्याण सिंह जी से। उनके बेटे राजू जी, राजवीर उर्फ राजू भैया, उनके नाती, और वो अब चाह रहे हैं कि उनकी जो बेटी है उसको भी टिकट मिले, उनके वो जो दामाद हैं उनको भी टिकट मिले। तो परिवारवाद कहाँ ख़त्म है? परिवारवाद तो हर जगह है। और जब टैलेंटेड व्यक्ति, यदि हमारी समाजवादी एक ऐसा चेहरा अखिलेश यादव जो टैलेंटेड है, जिसने अपने फादर की विरासत को संभाला है। देखिए बीजेपी और BSP और भी जो पार्टी कांग्रेस, इन सब से मैंने बात की तो ये सब लोग बोलते हैं जैसी समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडाराज बढ़ जाता है। इस पे आप बताइए कि आप वास्तव में इस पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अब वर्तमान में गवर्नमेंट चल रही है वो गुंडों की गवर्नमेंट है। जब ये विपक्ष में होते हैं, देखो मैं बीजेपी पे बात कर जो कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। जब ये विपक्ष में होते हैं तो दंगा करने वाले ही ये लोग होते हैं। तो दंगा होगा कहाँ से? जब चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी जाए तो चोरी कैसे हो जाएगी? तो दंगा जो होते हैं वो ये बीजेपी वाले लोग कराते हैं। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं पिछली सरकारों की बात कर रहा हूँ, जो पिछली सरकार SP की रही है उस पर आरोप है कि गुंडाराज रहा है। तो ये आप अपनी छवि, ये जो टैग लग गया है समाजवादी पार्टी पे, ये कैसे हटाएंगे? हमारी समाजवादी, देखिए अखिलेश यादव जी जो विदेशी तर्ज पे 100 नंबर गाड़ी लेके आए थे, आज उसकी स्थिति क्या है? विदेशी तर्ज पे एम्बुलेंस लेके आए थे 108, उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति क्या है? आज अभी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा है और आप मीडिया से हैं, आपने ये चीज़ें और भी जगह सुनी होंगी। योगी जी के सीधे आदेश हैं कि कहीं भी यदि डेंगू का टेस्ट भी होता है तो डेंगू का टेस्ट दिखाया नहीं जाएगा कागज़ में, मलेरिया का टेस्ट दिखाया जाएगा। जबकि हर हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं डेंगू के मरीज, लेकिन वहाँ दिखाया नहीं जा रहा एक भी। ऐसे ही जब आपने एक ये आपके क्षेत्र की बात है? ये हमारे क्षेत्र की बात है। सब प्राइवेट डॉक्टरों से मेरी बात हुई है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो उनका लाइसेंस नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि सीधा लेटर CMO का आया हुआ है हमारे पास कि यदि आपने डेंगू के मरीज का इलाज किया या उसका टेस्ट कराया तो आपका जो है जो लाइसेंस है वो निरस्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कांग्रेस के एक चेहरे हैं, आप हरिओम दुबे हैं हमारे साथ। आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं, ये राहुल गांधी कहाँ गायब हो गए? नहीं, वो राष्ट्रीय लेवल पर काम देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का काम देख रही हैं इस समय। अभी चुनाव कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में होना चाहिए उन्हें। आएंगे, समय पर आएंगे, वो बड़े चेहरे हैं। प्रियंका जी इस समय उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी चेहरा हैं, वो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चेहरा हैं। उनको काफ़ी स्टेटों में काम देखना होता है, नज़दीक चुनाव आते ही वो भी आएंगे। नहीं तो ये बताइए ना, अगर दोनों आएंगे आपको लगता नहीं ताकत बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ेगी। आपको लगता है कि कांग्रेस इन्हीं चीज़ों में फिसड्डी साबित होती है कभी कभी? गठबंधनों की वजह से फिसड्डी साबित हुई है, लेकिन इस बार कांग्रेस
अपने दम पर और प्रियंका जी के दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, इसलिए महिला उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार पिछले 10 साल से हो रहे हैं। प्रियंका जी सिर्फ अभी 6 महीने 7 महीने पहले से एक्टिव हुई हैं। पहले कहाँ थी जब अत्याचार हो रहे थे? चलिए ये कहिए कि महिला उत्पीड़न की ज़्यादा शिकायतें हैं, इसलिए महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उन्होंने महिलाओं को 40% टिकटों में भी भागीदारी दी है, और मैं समझता हूं कि इससे महिलाओं में खुशी की लहर है और महिलाएं देश को संभालेंगी। प्रवीण भारद्वाज। प्रवीण जी, ये बताइए, यहाँ पर अभी सिर्फ बीजेपी को छोड़ के एसपी, बीएसपी और कांग्रेस, यहाँ के लगभग 3 पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। आपको क्या लगता है, बीजेपी की भी आप बात कर सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि ये जो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ये अपनी बातें रखने में सफल हुए अब तक? नहीं, इन तीनों की ही सरकारें हमारे पास रही हैं उत्तर प्रदेश में। बसपा की भी रही है, सपा की भी रही है, उससे पहले कांग्रेस की थी, आज से 35-40 साल पहले कांग्रेस भी रही है। तीनों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और तीनों ही अपना इतिहास नहीं जानते। अपनी बात रखने में सफल इसलिए नहीं है कि बहन जी कहती थी मुसलमानों में जाके कि अपनी वोट मत बिगाड़ना। आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। ये कांग्रेस अपना इतिहास भूल चुकी है। हमारी इंदिरा जी वो थी जो बीच में से चीर के 2 किया था पाकिस्तान का। मोदी जी केवल ये बता दें, आज बीजेपी का प्रतिनिधि नहीं है वरना मैं उनसे पूछता कि जो कांग्रेस ने किया है जरा उसका 10% तो करके दिखा दो। आपने मारे थे 50, 500 बता दिए, हमने केवल ये कर दिया कि आपने 500 मारे हैं कि धरातल पर दिखना चाहिए। ये हमारी इंदिरा जी ने दिखाया। एयर स्ट्राइक तो मोदी जी ने भी करवाई है, लेकिन वो दिख ही नहीं। इंदिरा जी का दिख रहा है, बीच में से चीर के 2 किया था पाकिस्तान को, बीच में से चीर के 2 किया। मोदी जी ने नोटबंदी इसलिए की थी क्योंकि आतंकवाद की कमर टूटे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने नोटबंदी इसलिए की थी कि आतंकवादियों की कमर टूटे, और कांग्रेस ने यह किया था कि आतंकवादी पैदा ही ना हो। एक ब्राह्मण, एक सरदार कश्मीर छोड़ के नहीं आया जब तक 84 तक इस भारत की जवाहरलाल नेहरू की बेटी रही। कोई ब्राह्मण, केवल बीजेपी के आते ही, समाजवादी के आते ही ब्राह्मण और सरदारों ने कश्मीर छोड़ दिया। उन्होंने मायकों से ऐलान किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे माननीय भारद्वाज जी ने ये बात कही कि एक इंदिरा जी थी जिन्होंने पाकिस्तान के भी फाड़ के 2 कर दिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने किए, लेकिन आज दोनों के हालात एक जैसे हैं। आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश से मतलब क्या है? मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसलिए मतलब है कि जिस समय हमारे देश से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे, उस समय हिंदुओं का प्रतिशत क्या था और आज हिंदुओं की दशा वहाँ पर क्या है, ये इससे कोई भी पीछे मुंह मोड़ नहीं सकता। दूसरी चीज़, पिछली 10 साल सुनिए, 26/11 अभी, आज 27 तारीख है, पिछली 26/11 जो अभी गई है कल, जिसकी बरसी थी, सबने 26/11 देखा। मनमोहन सिंह जी की 10 साल सरकार रही। क्या 26/11 के बाद में कांग्रेस इतनी पंगु हो गई थी कि वो पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव भी नहीं बना सकी? और देखिए, आज भी जो आंदोलन इस देश में चल रहा है, आज वर्तमान स्थिति में, मैं उसके ऊपर भी आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। पिछली बात का एक सवाल पूछना चाहूँगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है, जब भी मैं विकास की बात करता हूँ, जब भी मैं किसी पार्टी की बात करता हूँ, तो जो बीजेपी समर्थक हैं, खासकर, या आप खुद एक समर्थक हैं बीजेपी के, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और भूटान की बात क्यों करने लगते हैं? सर, आपको पहले अपना देश देखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखना चाहिए। देखो, हिंदू तो यहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ के हिंदू की चिंता मत करो। देखना चाहिए, लेकिन क्या हम उन हिंदुओं को भूल जाएं? पहले यहाँ के हिंदू देखो ना, यहाँ का हिंदू रोड पे खाली पड़ा हुआ है। अरे भैया सुनिए, पिछली सपा सरकार में कैराना से कितने हिंदू पलायन किए, उनको योगी जी ने वापस वहाँ आकर के बुलाया कि नहीं बुलाया? नेता डरते रहे, नेता वहाँ जाने में डरते रहे, फितूर बन गया, कैराना जाएंगे, मुसलमानों का विरोध करेंगे। देखिए, आप बिल्कुल बहुत गलत बात बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, हुकुम सिंह वहाँ के सांसद थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला था कि वहाँ के हिंदू जो है पलायन कर रहे हैं। विद इन अ वीक उन्होंने अपना वाक्य पूरा वापस लिया था, ट्वीट किया था, और खबरें हैं, आप पढ़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं डिवाई का आम नागरिक हूँ। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर लगभग सभी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मेन समस्या है, हम लोग उस पर जाना नहीं चाहते हैं। शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, इन चीज़ों पर तो फोकस करने ही नहीं देते हैं ये लोग।
हमारी डिवाई में आप हॉस्पिटल में चले जाओ, उसकी दशा और दिशा दोनों दयनीय है, पुअर, वेरी पुअर। उसका कारण है आपका ब्लड टेस्ट नहीं हो पाएगा, अच्छे डॉक्टर नहीं मिलेंगे वहाँ पे। और जब किसी के भी आदमी, डिवाई के आदमी के हार्ट अटैक का अगर पेन उठा तो यहाँ से कम 50 किलोमीटर फर्स्ट एड मिलता है उसे। और वो ये नहीं देखागा ये सपा के हैं, ये बसपा के हैं, ये कांग्रेस के हैं। वो वहाँ तक मैं जो मूलभूत समस्या हैं ये उनसे हटकर बात करते हैं सभी लोग। आप अपना नाम बताइए। मैं अभिषेक सिन्हा हूँ, डिवाई से प्रिंट मीडिया देखता हूँ और करीब आधा दर्जन सामाजिक संस्थाएं उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं यहाँ के लिए। ये बताइए, जैसे मैंने अभी सर से बात की, मैंने विकास की बात की तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर बात करने लगे। मतलब ये कहाँ का तर्क है ये? नहीं, जैसे आप जानते हैं मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ तो इस टाइप की पॉलिटिकल बातें नहीं कर सकता मैं ज़्यादा, मगर हाँ अपने डिवाई जो क्षेत्र से मैं जुड़ा रहता हूँ तो यहाँ के विकास के बारे में बहुत आपको बता सकता हूँ। जैसे हमारा परमाणु केंद्र है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, आपको जानकारी होगी कि करीब 9 स्टेटों में ये यहाँ से बिजली जाती है और यहाँ पर अंधेरा रहता है, चिराग तले अंधेरे की यहाँ पर डिवाई में कहानी रहती है। तो ये सभी पार्टियों को जो भी हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको लोगों को उठाना चाहिए। यहाँ पर डॉल्फिन प्रोजेक्ट है, एक यहाँ पर क्या कहते हैं वो मतलब पार्क बन सकता है, स्टेडियम नहीं है डिवाई में खेल कूद के लिए। अभी स्टेडियम आपने देखा होगा अनूपसर में बन रहा है बहुत अच्छा, बुलंदशहर में स्टेडियम है। और जबकि डिवाई इतना पूर्व मुख्यमंत्री हमारे 2 बार यहाँ पर कल्याण सिंह जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इतना बड़ा ये अपना क्षेत्र है तो इसके लिए भाई बहुत विकास होना चाहिए। आप और जगह देखें, मायावती जी का गढ़ देखें, आप ये अखिलेश जी का गढ़ देखें, है ना, तो वहाँ क्या क्या चमन हो रहा है और यहाँ डिवाई कितना पिछड़ा है ये देखिए। चारों ओर गंगा का किनारा है हमारे यहाँ और खूब अच्छी यहाँ पे मतलब सुविधा हो सकती है, वो उस हिसाब से कुछ नहीं है। रोजगार का भी मुद्दा है यहाँ पर। मेरा नाम पंडित अखिलेश शर्मा है। आप ये बताइए, आप डिवाई के नागरिक हैं, यहाँ के जो सामाजिक मुद्दे हैं, मतलब जिसमें कि बेसिक आप महंगाई की बात कर सकते हैं, बिजली, पानी, खाना और गैस, इनके बारे में आप बात करेंगे बस? महंगाई का तो हमारी बीजेपी सरकार ने जो 70 रुपये लीटर तेल था जो आज बढ़ कर के 105 तक पहुंच गया और घटा करके 5 रुपये फिर 95 में पहुंच गया, तो कि जो 35 पैसे जो डेली बढ़ाने शुरू। चलो कम से कम मोदी सरकार ने कम तो किया। क्या कम करा? जो बढ़ाया वो इसी को तो कम किया। जो 70 रुपये लीटर तेल था उसमें से क्या कम किया? बात तो इसकी है। किसान का ट्रैक्टर चलता है, डीजल से चलता है, 100 रुपये लीटर है, कैसे खेत की सिंचाई और बुवाई कैसे करेगा? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। आज गैस का सिलेंडर है 950 रुपये का एक सिलेंडर है। जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी उस समय 400 रुपये का एक सिलेंडर था और आज 950, केवल कितने दिन में? 7.5 साल में। तो ये जो महंगाई है, जो खाद था, एक कट्टा जो खाद का था आता था वो 50 किलो का आता था और आज उसे 5 किलो घटा करके 45 किलो का कर दिया। तो सरकार 5 किलो तो किसान को यहीं से मार रही है और महंगाई कर दी, महंगाई भी कर दी। उतने का कट्टा जो 5 किलो उसमें पड़ा रहता था वो 5 किलो निकाल लिया और कट्टे का वो तो नहीं, सरकार तो चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनका कहना तो ये है ये सारी महंगाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि हम फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। तो जायज़ बात है फ्री में वैक्सीन। हमारे राजा को विदेश जाने के लिए उसमें पैसा जो लगता है वो किसका जाता है? राजा का जाता है या मजदूर का जाता है या जो आम पब्लिक है उसका जाता है? किसके पैसे से जाते हैं वहाँ पे? नहीं, ओवैसी जी हैदराबाद से चलकर आ रहे हैं, उनके चाचा जान वो लेकर के आए हैं उन्हें यहाँ, वो उनके हमदर्द हैं। मगर वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनता उत्तर प्रदेश की बहुत समझदार है। वो जानती है कि इस सरकार को कैसे हटाना है। इस सरकार ने जो गरीबों की कमर तोड़ी है, जो महंगाई करी है, जो गुंडागर्दी फैलाई है, उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी ही बची है और कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में है भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा, अभी पहले ही मैंने सवाल पूछा था आपसे कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा। मतलब ये आपको नहीं लगता कि इस बार जो मुस्लिम वोट एसपी, बीएसपी और ओवैसी, और अगर बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो वहाँ भी, और आम आदमी पार्टी को तो हम भूल ही गए, वो भी आ सकती है। तो मैं मुस्लिम वोट को अगर देखूँ तो वो किधर जा रहा है?
देखिए, समर्थन किसका है? हाँ, मुस्लिम वोट ने कांग्रेस को भी देखा है, बीएसपी को भी देखा है, समाजवादी पार्टी को भी देखा है और भारतीय जनता पार्टी को भी देख रही है। लेकिन ये आकलन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने देख लिया है कि कौन बेहतर पार्टी है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2022 में 99% बल्कि 100% मुसलमान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। तो मुसलमानों ने ये देखा है कि बसपा की भी सरकार बनाई, उन्होंने पार्क बनाने का काम किया, बीएसपी ने अपने तमाम दलित भाई जो हमारे हैं एक तरफा उनके फैसले किए, उनके हक में काम किए, दलित एक्ट लगाने का काम किया। ये सारे आरोप गलत हैं। बहन जी की सरकार थी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उस नारे पे चली थी वो। उन्होंने कभी एक वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। और कानून व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है तो ये प्रदेश की जनता जानती है, जो कानून व्यवस्था प्रदेश में बहन जी ने करके दिखाई वो किसी सरकार ने नहीं दिखाई। आज बीजेपी मुसलमानों मंदिर का मुद्दा छोड़ दे, क्या है उसके पास बताइए आप। दो चीज़ें हटा दो, इन्होंने कहा हम रोजगार देंगे, वहाँ फेल हुए, महंगाई कंट्रोल करेंगे, वहाँ फेल हुए, बेरोजगारी तो आपने देख ही ली कि लॉकडाउन करने के बाद इतना टाइम नहीं दिया जनता के लिए कि वो अपने घर पहुँच जाए। कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो है रोजगार। यहाँ का युवा कर क्या रहा है फिर? कुछ नहीं, सड़क पर डुल रहा है। तो काम कौन करेगा उसके लिए? कॉलेज है न, यानी शिक्षा है, वो सॉरी तुम्हारे मेडिकल है, मतलब ना फैक्ट्रियाँ हैं, कुछ भी है ही नहीं यहाँ, जो सड़क पर डुल्ला बेरोजगार। वही तो मैं कह रहा हूँ, कौन करेगा ये सब काम? सरकार करेगी। कौन सी सरकार? अब जो आ रही है ये इसको करना चाहिए, कोई ना कर रहा। नाम ले सकते हैं आप? नाम ले हाँ भाई, योगी सरकार ही तो, अब नाम लेने की क्या बात है, योगी सरकार है, कुछ ना कर रहे। कुछ लोग बचते हैं नाम लेने से। नहीं, कोई नहीं बच रहा, हम तो ना बच रहे। आपको लगता है कि अगर बीजेपी अगर दोबारा आती है तो करेगी या फिर किसी और को मौका देंगे? बिना करा तो फिर आगे कहाँ से करेगी? किसी और को मौका देने, किसी और को मौका देंगे? मिलना चाहिए, जो भी आवे उसको मौका मिलना चाहिए, कोई भी आवे XYZ। हमें तो वर्कर आदमी चाहिए, प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो काम करे विधानसभा में। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी ने और अगर कांग्रेस की बात करूं, इन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में, हालांकि रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई ऐसी बातें नहीं की हैं कि मतलब रोजगार पे ज़्यादा बात नहीं हो रही है। तो वो भी बेसिकली, कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी दोनों, वो एक धर्म की तरफ जा रही हैं। उनको चाहिए कि मुझे हिंदू वोट चाहिए, किसी को मुस्लिम वोट चाहिए। नहीं, कांग्रेस रोजगार तो पीछे जाता है इसमें, तो अभी बहुत पीछे है, वो तो अब आगे आएगी तब उसका पता। मैं उनके मुद्दों की बात कर रहा हूँ, आने और ना आने की बात की बात। कांग्रेस आए तभी तो उनके बारे में बात होंगी। कांग्रेस आ जाएगी तो वो जैसे उन्होंने दिया है, आपके प्रियंका जी ने कुछ लिखा है, लेटर में डाला है उन्होंने, अब वो आए तब उनका पता लगेगा उनका क्या है, क्या होगा, क्या विकास करेंगे। मतलब आपके अनुसार ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं इस विधानसभा में? बिल्कुल बढ़ रही हैं, ज़्यादा बढ़ रही हैं। फिर अपना नाम बताइए। तरुण कुमार। आप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मतलब शॉप? जी जी। तो अभी अगर मैं बात करूं पिछले 4-5 सालों की, तो आपके जो व्यवसाय है, आपका जो कह सकते हैं काम है, उस पर कितना असर पड़ा है? कोरोना को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो। बुरा हाल है जी, पैसा जो मरा पड़ा है उधारी में आ ही नहीं रहा वापस। वजह क्या है इसके पीछे? यही है कोरोना। नहीं, कोरोना को छोड़ दूं अगर मैं, कोरोना के अलावा महंगाई मान लो, बुरा हाल। कस्टमर नहीं आ रहा है? नहीं आते हैं पर कम आ रहे हैं। उद्योगपतियों की ये सरकार है, छोटे व्यापारियों का तो ये गला घुटने, अगर इनका आपको तो गर्व होना चाहिए कि अडानी जो है एशिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन गए हैं। हाँ अच्छी बात, व्यवसायी है। कामना है उनको। लेकिन एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपके लिए, ये डिजिटल इन्होंने किया, डिजिटल में अंबानी, अडानी ये सब ऊपर बैठे हुए हैं। उसमें क्या है कि पहले क्या होता था कि यहाँ पे आज की तारीख में कम से कम 50,000 रुपये पर डे का कपड़ा, सिर्फ कपड़ा ऑनलाइन आता है डिवाई में। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए पर डे का इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिवाई में आता है, जो कि मेरे सामने ही ट्रेरी आती है, खलती है, रोज़ पर डे देखता हूँ मैं, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन तक ऑनलाइन शॉपिंग की जा रही है। तो अब ये बताइए, अब ऑनलाइन सब यहाँ से ऐसे माल खरीदेंगे तो दुकानदारों का क्या होगा? तो दुकानदारों के लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है, उनके लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है सरकार? पिछले 4 सालों में तो कुछ किया नहीं। आपने देखा भी होगा कई व्यापारियों ने टांग भी रखा है कमल का फूल, हमारी सबसे बड़ी भूल। हाँ, तो आगे देखो 2022 में बटन देगा, बटन। डिवाई की काफ़ी समस्याएं हैं बड़े भाई।
आज की स्थिति ये है कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनी हुई बैठी है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। इससे पहले भी ये बीजेपी की सुरक्षित सीट मानी जाती है माननीय कल्याण सिंह जी की वजह से, और सुरक्षित सीट होने की वजह से कल्याण सिंह का जो विशेष प्यार रहना चाहिए, यहाँ पे राजू भैया का भी प्यार रहना चाहिए, पर इस क्षेत्र को सबसे जीरो वर्ग में आंका जाएगा। यहाँ पे सड़क आप देखोगे, किसी भी गांव में जाके देहात में जाके देखोगे, यहाँ की सड़क काफ़ी ख़राब है। यहाँ अस्पतालों की कंडीशन जाके देखोगे तो अस्पतालों में भी जो है काफ़ी गंदगी रहती है, इतने अच्छे अस्पताल भी नहीं है, डॉक्टर्स भी ऐसे ही हैं। यहाँ का जो आम नागरिक है वो भी बहुत दुखी है, क्योंकि उसे दिल्ली या नोएडा वगैरह जॉब करने जाना पड़ता है। यहाँ पे ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऐसा रोज़गार है जिसमें लोग जाके जॉब कर सकें, ना यहाँ पे कोई ट्रेन की सुविधा है, ना यहाँ ऐसा कोई डिग्री कॉलेज है पास में देखा जाए जिसमें जाके बच्चा पढ़ाई वगैरह कर सके अच्छे तरीके से। उसे भी अलीगढ़ जाना पड़ता है या बुलंदशहर जाना पड़ता है। हिंदू मुस्लिम केवल एक मुद्दा है जो इस समय बीजेपी गवर्नमेंट के पास है। बाकी ये बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, ये विकास पे बात नहीं कर सकते। अखिलेश सरकार में इतना विकास हुआ, तमाम लोगों को रोजगार मिला, हाईवे बने 102। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन योगी जी ने कर दिया और सारी वाहवाही ले ली। हाँ, लेकिन वो उद्घाटन का ही तो उद्घाटन करते आ रहे हैं। मेट्रो अखिलेश जी ने चालू की, उसका उद्घाटन उन्होंने किया, और जो भी आप पूर्वांचल वाला जो रोड है उसका बता रहे हैं वो भी उद्घाटन इन्होंने कर दिया। उद्घाटन कर रहे हैं। शिलान्यास किसका किया है इन्होंने? शिलान्यास किसका किया है? शिलान्यास तो किसी का किया नहीं है। ये केवल हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं, केवल और केवल। और अभी भी चुनाव में इनका एक ही मुद्दा रहेगा जिससे ये चाहते हैं कि इसी से हमारी नैया पार लग सकती है। बाकी कोई इनके पास ऐसा मुद्दा नहीं है। ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, या ना विकास पे बात करेंगे, ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे। केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। यदि इनके खिलाफ कोई बोलता है तो पाकिस्तान चले जाओ। मंदिर किसने बनाया है? सुप्रीम कोर्ट में जो केस अब तक कांग्रेस सरकारों में इतने वर्षों तक लटका रहा, हाई कोर्ट के जीतने के बाद भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद इतने लंबे समय तक जो अटका रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट का, जो उन्होंने इस सरकार में अपना ऑर्डर्स कम से कम सुना। जज का नाम पता है जिसने फैसला सुनाया? नहीं, सुनिए, कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतनी हिम्मत तो की। जज का नाम कम से कम पता होना चाहिए। जी बिल्कुल पता होना चाहिए, लेकिन एक एक व्यक्ति का नाम और अपने कार्यों को भी याद रखना। जज का नाम नहीं, मैं उस जज को नहीं जानता, मैं सुप्रीम कोर्ट को जानता हूँ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को जानता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, और कम से कम इतनी हिम्मत की कि अपना फैसला वो सुरक्षित दे सके। इतने वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने क्यों फैसला नहीं दिया, उनको कौन रोकता रहा, ये पूरा भारत जानता है। मेरा सवाल है कि हम सिर्फ धर्म से आगे कब बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद धर्म। तो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। सर्वोपरि है। आज बीजेपी ने सबसे ऊंची सड़क दी है। आप राष्ट्र की बात बाद में करना, पहले मैं राज्य की बात कर लूँ। कल ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई, आप सामने शायद पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे गरीब देश है। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे नंबर 1 का जो है प्रदेश भी है। किस चीज़ में नंबर 1 है? मुझे 3 चीज़ बताइए जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है बस। देखिए, सुरक्षा में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। सुरक्षा में वास्तव में ही उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जो क्राइम पिछली सरकार हर दूसरे दिन रेप भी होता है यहाँ। सुनिए, हर दूसरे दिन रेप होता है, पूरे भारत में होता है। इलाहाबाद में दलित के 4 लोगों को मार दिया रेप करके, माँ और बेटी का। पूरे भारत की, राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान का भी मुद्दा देखिए। हर सरकार कुछ अच्छे काम करती है, कुछ बुरे काम करती है, हर सरकार में होती है। हमें अगर कोई नागरिक है तो वो अच्छे कामों की प्रशंसा करे, बुरे की बुराई करे। समाजवादी सरकार ने हमें एम्बुलेंस दी, भाई एम्बुलेंस दी, और तुम्हारा जो है पुलिसिंग के लिए बढ़िया व्यवस्था करी, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ कमियाँ उनकी रहीं। हमारे यहाँ क्षेत्र में एक राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर कसेरे पे बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ, मैंने देखा है। पीड़ा होती है कि 5 साल से बंद पड़ा है, उसमें अभी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ना तो हमारे सफाई लोग जिन्होंने हॉस्पिटल बनवाया वो उसके लिए कोई आंदोलन किया, डिमांड कर पाए ढंग से, ना हमारे भाजपाई लोग उसको चला पाए कि अब हमारी सरकार के हम पोस्टिंग करा देंगे। ऐसे ही हमारा एक जिला पंचायत का हॉस्पिटल है डिवाई में, 100 साल पुराना हॉस्पिटल, वो बिक गया, टूट गया। आज उसका कोर्ट में मुकदमा हम लड़ रहे हैं, 7 साल हो जाएंगे स्टे को इस 12 दिसंबर को, मगर वो मुद्दा नहीं बन पाता। क्योंकि हम लोग क्या, अखिलेश को मुद्दा इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि हम धर्म से आगे नहीं बढ़ पाते। नहीं, वो तो बात है। हम जो बात डिबेट या अखिलेश पे मायावती, बहुत हाई फाई डिबेट होती है जिनका हमारा कोई लेना देना नहीं होता। असल में हमें लोकल डिबेट होती नहीं है। सवाल दे रहा हूँ, देखो हमने
100 बेड का अस्पताल कि ज़मीनी स्तर पर एक डिवाई के नागरिक को क्या मूलभूत सुविधाएं दें? अस्पताल दुराई भीमपुर चौराहे पे दिया, वो हमारी देन है। उसमें करीब 60-70 लाख रुपए की मशीन आई हुई, इस सरकार आई, इन्होंने बजट रोक दिया उसका। हमने मतलब जो दिया तो उसका बजट, उसमें डॉक्टर नहीं बैठाया इन्होंने, हमने डॉक्टर मतलब दिए और डॉक्टर भी यहाँ से भगा दिए। सड़क दी हमने उत्तर प्रदेश में 7 बिजली घर लगाए। योगी जी बता दे कौन सा बिजली घर लगाया है, एक नाम बता दे। हमने बहुत विकास करा है, ये सब पब्लिक जानती है, और फिर विकास करेंगे। तो अभी हमने डिवाई क्षेत्र के नागरिकों से बात की, राजनीतिक पक्षकार यहाँ बैठे हुए हैं, उनके तर्क सुने। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, इन पार्टियों के जो प्रवक्ता बैठे हुए थे उनसे हमने बात की। हालांकि इस डिबेट का कोई अभी कंक्लूजन निकला नहीं है। कंक्लूजन तभी निकलेगा जब 2022 में ये डिवाई विधानसभा क्षेत्र किसको वोट देती है, कंक्लूजन तभी निकलेगा। अभी करंट जो सरकार है भाजपा की, और अनीता लोधी यहाँ की जो विधायक हैं, उनसे हर कोई नाखुश है। जितने भी यहाँ पे नागरिक बैठे हुए हैं कि उनके हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना ही तो यहाँ पे रोजगार है, ना सुरक्षा है, और बेफिजूल का खर्चा हो रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ कागजों पे खर्चा हो रहा है। तो मिलेंगे हम अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में, उन लोगों से राय लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए द वायर के साथ और सब्सक्राइब कीजिए द वायर को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।